नमस्कार, मैं बबीता जैन। पिछले वीडियो में हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझने का प्रयास कर रहे थे। हमने ये देखा कि प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में तत्कालीन प्रचलित न्याय के सिद्धांतों की समीक्षा करता है और अनेक आधारों पर उन्हें खारिज करता है, उन्हें कृत्रिम और बाह्य मानकर उनकी खिल्ली उड़ाता है। तत्पश्चात वह न्याय की एक मौलिक और अनोखी व्याख्या प्रस्तुत करता है। हमने यह देखा कि प्लेटो का न्याय दो आधारों पर क्रियाशील होता है, व्यक्तिगत आधार पर और सामाजिक आधार पर। हमने यह भी देखा कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्तिगत स्तर पर सूक्ष्म और वही न्याय सिद्धांत सामाजिक स्तर पर स्थूल रूप धारण करता है। एक ही न्याय व्यक्ति और राज्य दोनों पर लागू होता है और यही न्याय सिद्धांत राज्य की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटता है, जिनमें से प्रथम दो वर्ग संरक्षक वर्ग का निर्माण करते हैं और अंतिम बहुसंख्यक वर्ग उत्पादकों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से प्लेटो का न्याय सिद्धांत स्वधर्म का सिद्धांत है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा की क्षमताओं को पहचानते हुए उस कार्य को करे, उसे आगे बढ़ाए, उसी से अपनी जीविका चलाए जिसको करने की उसमें सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है। इस पृष्ठभूमि के साथ आज हम देखते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक सर्वाधिक नवीन, मौलिक और क्रांतिकारी अवधारणा थी। इस सिद्धांत की कुछ मौलिक विशेषताएं सामने आती हैं। आज हम उनकी एक एक करके व्याख्या करेंगे। प्रथम है, प्लेटो का न्याय एक नैतिक सिद्धांत है। सामान्यतः हम देखते हैं कि न्याय प्रत्येक राज्य की एक कानूनी व्यवस्था का आवश्यक भाग होता है। नागरिकों के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए, नागरिकों के संविदाओं की रक्षा के लिए न्याय का एक अलग पूरा सरकारी तंत्र होता है, लेकिन प्लेटो की दृष्टि में न्याय एक नैतिक सिद्धांत मात्र है। यह मानव आत्मा का एक गुण है और राज्य की सरकार से, राज्य के कानूनों से इसका कोई भी संबंध नहीं है। वस्तुतः यह मानव आत्मा की अभिव्यक्ति का एक स्वरूप है और इसी को राज्य पर आरोपित कर दिया है। वस्तुतः न्याय मनुष्य को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ाने वाला एक आत्मसंयम का सिद्धांत है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की दूसरी विशेषता है कि यह एक संतुलनकारी अवधारणा है और मनुष्य के जीवन का आंतरिक तत्व है। इसका तात्पर्य यह है कि न्याय मानव आत्मा के 3 मूलभूत गुणों में संतुलन स्थापित करने का नाम है। यद्यपि एक तत्व की प्रधानता है, किंतु मनुष्य के आत्मा में भी मनुष्य इस बात का विवेक रखते हुए कि अन्य 2 तत्वों को उस एक तत्व के अधीन रहना है, इस प्रकार का संतुलन स्थापित करना और यही संतुलन राज्य के स्तर पर भी लागू करना, यही न्याय का उद्देश्य है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने नियत कर्म को करता रहे, अपने प्राकृतिक और नैसर्गिक क्षमता को समझ करके यदि स्वयं अपना ही कार्य करेगा, अन्य कोई कार्य नहीं करेगा, तो राज्य में एक स्वाभाविक संतुलन स्थापित हो जाएगा।
इसी से निकला हुआ तीसरा बिंदु है कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। यह बहुत ही स्वाभाविक है कि जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा की विशेषता को पहचान लेगा तो वो वही कार्य करेगा। सैनिक जब अपने साहस के तत्व को पहचानेगा और निरंतर अपने आप को सैनिक गुणों में आगे बढ़ाता जाएगा तो वह एक वीर योद्धा और वीर सैनिक के रूप में सामने आएगा। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति में विभिन्न कलाओं में यदि आगे बढ़ने की क्षमता है तो वह उन विशिष्ट कलाओं में लगातार कार्य करके अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है। एक विवेक संपन्न व्यक्ति यदि अपने जीवन को संपूर्ण रूप से राजनीति को यदि समर्पित कर देता है तो वह राजनीतिक क्रियाकलापों में एक सिद्धहस्त संरक्षक बन सकता है। तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वह कार्यों के विशेषीकरण का सिद्धांत है। इसको अपनाने से प्रत्येक व्यक्ति किसी एक कार्य में दक्ष हो जाएगा और इसी की परिणति चौथे बिंदु में सामने आती है, जो कि यह कहता है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत अहस्तक्षेप का सिद्धांत है। अर्थात इसमें जनसंख्या के तीनों ही वर्ग अपना अपना नियत कार्य करते हैं और वो अन्य दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते। इस प्रकार से जनसंख्या के एक वर्ग का जनसंख्या के दूसरे वर्ग के साथ किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होता, किसी बात पर इस बात पर बहस नहीं होती कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है। न्याय सिद्धांत की अगली विशेषता है अतिव्यक्तिवाद का विरोधी है। वस्तुतः प्लेटो के समय में व्यक्तिवाद चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था। उस समय के जो शिक्षक थे जिन्हें कि सोफिस्ट कहा जाता है, सोफिस्टों ने यूनानी युवकों को अत्यंत उग्र व्यक्तिवादी बना दिया था। सोफिस्टों की शिक्षा के परिणाम स्वरूप यूनान के युवा सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ और अपने व्यक्तिगत भलाई के लिए ही सोचते थे। उन्हें राज्य के लिए कार्य करना और राज्य के लिए बलिदान करना जैसे भाव उनके हृदय से समाप्त हो चले थे। इसीलिए प्लेटो ने अपने इस न्याय सिद्धांत के माध्यम से अतिव्यक्तिवाद पर कठोर प्रहार किया और यह कहा कि मनुष्य अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं से नहीं वरन अपनी आत्मा के गुणों के अनुसार अपना नियत कार्यक्षेत्र का चयन कर ले और उनके अनुसार वह राज्य के हित के लिए, राज्य के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करता रहे। तो यह वस्तुतः अतिव्यक्तिवाद का विरोध करता है और समष्टिवाद का समर्थन करता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है सावयव एकता का सिद्धांत। अर्थात व्यक्ति को राज्य का ही वो एक छोटा रूप समझता है, या हम ये कह सकते हैं कि राज्य और व्यक्ति एक ही संपूर्ण और अंग के समान है। राज्य के लिए व्यक्ति है और राज्य के विभिन्न वर्ग एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करते हुए या स्वयं के कार्यों को पूरी कुशलता के साथ करते हुए राज्य को एकता प्रदान करते हैं। जब जनसंख्या के सभी लोग अपने अपने कार्यों में सिद्धहस्त होकर के और मनोयोग से कार्य करते हैं तो राज्य एक संपूर्ण एकत्ववादी एक इकाई बन सकता है। न्याय सिद्धांत की एक और विशेषता है कि प्लेटो ने इसे मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया है, क्योंकि वह पहले मानव की आत्मा का अध्ययन करता है और मानव आत्मा के अनुसार ही प्रत्येक मनुष्य के कार्यों का चयन करता है। उसकी क्षमताओं को जानकर उनके अनुसार ही उन्हें कार्य प्रदान किया जाता है। इसलिए यह पूरी तरह से नैसर्गिक सिद्धांत है। यह कहीं भी कृत्रिमता को बढ़ावा देने वाला नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप से
जिस व्यक्ति के लिए जो कार्य करना उपयुक्त है, प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में उसे वही कार्य प्रदान करने का पक्षधर है। और अंतिम महत्वपूर्ण विशेषता है दार्शनिक राजाओं का शासन। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के माध्यम से वस्तुतः तत्कालीन राज्यों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान प्राप्त कर लिया था, क्योंकि तत्कालीन शासक पूरी तरह से व्यक्तिगत रूप से स्वार्थी हो चले थे। राज्य के हितों के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोच रहे थे और यूनान के नगर राज्यों में भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच चुका था। यूनान के नगर राज्यों को इस भ्रष्ट आचरण से बचाने के लिए ही वह न्याय सिद्धांत की स्थापना करता है और इस न्याय सिद्धांत के शीर्ष पर वह दार्शनिक राजाओं को स्थापित करता है, जिनका कार्य ही संपूर्ण विवेक और संपूर्ण ज्ञान संपन्न अवस्था में राज्य की भलाई के लिए कार्य करना है। इस प्रकार प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक क्रांतिकारी सिद्धांत था और इसका उद्देश्य था तत्कालीन यूनान के नगर राज्यों को उनकी बुराइयों से मुक्त करना। किंतु जैसे ही प्लेटो का न्याय सिद्धांत रिपब्लिक में प्रस्तुत हुआ, उसकी आलोचकों ने बहुत आलोचना करी और उसके आलोचकों में सर्वाधिक प्रथम आलोचक स्वयं उसका शिष्य अरस्तु ही था। बाद में आने वाले राजनीतिक विचारकों ने भी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विभिन्न आधारों पर आलोचना करी। 20वीं शताब्दी के महान राजनीतिक विचारक सेबाइन ने उसके लिए ये कहा कि यह अत्यधिक पतनकारी, अमनोवैज्ञानिक और अव्यावहारिक तथा व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत है। क्रमवार प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना करें तो प्लेटो न्याय को कानूनी अवधारणा नहीं मान करके नैतिक अवधारणा मानता है। वस्तुतः आज हम न्याय को कानूनी अवधारणा के रूप में स्वीकार करते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य है बने हुए कानूनों का पालन करवाना और पालन नहीं करने वाले को दंडित करना। यही वास्तव में न्याय है और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। किंतु प्लेटो न्याय की इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं करता। वह तो न्याय को मनुष्य की आत्मा की एक स्थिति समझता है और उसे स्वधर्म तक सीमित करने वाली एक कर्तव्यपरायणता की व्याख्या करता है। दूसरा महत्वपूर्ण आलोचना है व्यक्ति को राज्य का अधीनस्थ बना देना। प्लेटो के हाथ में आकर राज्य व्यक्ति का क्षमा कीजिए व्यक्ति राज्य का अधीनस्थ बन जाता है। अर्थात व्यक्ति जनसंख्या के जिस भाग में एक बार स्थापित हो जाता है, फिर उसे हमेशा के लिए जनसंख्या के उसी वर्ग में बना रहना होता है, क्योंकि अब राज्य के कानून के अनुसार उसे उसी रूप में कार्य करना है। तीसरा है अत्यधिक एकीकरण पर बल। इसका अर्थ यह है कि वह राज्य की एकता को प्राप्त करने के लिए तीनों जनसंख्या के वर्गों को इस प्रकार विभाजित करता है कि दार्शनिक राजाओं का एक बहुत ही कम संख्या वाले मुट्ठी भर लोगों का शासन होता है और उनसे कुछ अधिक संख्या में राज्य की आवश्यकता के अनुसार सैनिकों को लिया जाता है और सर्वाधिक बड़ी संख्या में व्यक्तियों के चाहने या न चाहने को अलग रख करके और
उत्पादकों के वर्ग में डाल दिया जाता है। तो राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप ही जनसंख्या में एक बार जब कार्य व्यवस्था का सिद्धांत लागू हो जाता है तो उसे किसी भी रूप में बदला नहीं जा सकता। इसकी इस आधार पर भी आलोचना हुई है कि यह अत्यधिक पृथक्करण को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये अहस्तक्षेप का सिद्धांत है। प्रत्येक वर्ग के लोग अपने अपने कार्य को कर सकते हैं, ये दूसरे के किसी कार्य में न तो हस्तक्षेप कर सकते हैं और न ही उन्हें किसी प्रकार की सलाह या राय दे सकते हैं। तो जनसंख्या में इस प्रकार से इतना अधिक विभाजन हो जाता है कि चाहकर भी उनमें एकीकरण या सामंजस्य की संभावना समाप्त हो जाती है। इस तरह से राज्य की सावयव एकता को प्राप्त करने के बजाय यह राज्य में पृथक्करण की भावना और एक प्रकार के असंतोष को बढ़ावा देने वाला ही साबित होता है। इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण आलोचना इस आधार पर भी हुई है कि यह प्रजातंत्र का विरोधी है। यह सीधा सीधा मुट्ठी भर अल्पसंख्यकों के हाथ में सारी सत्ता सौंप देता है और बहुसंख्यक जनता को उन्हीं के मुख से निकले हुए आदेशों को मानने के लिए बाध्य कर देता है। प्रजातंत्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं समानता और स्वतंत्रता। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत में इन दोनों ही सिद्धांतों का गला घोंट दिया जाता है, क्योंकि पूरी जनता को दार्शनिक राजाओं के निरंकुश शासन के अधीन ही रहना पड़ता है। कुछ विचारकों ने इस आधार पर भी आलोचना की है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि विभिन्न वर्गों में पारस्परिक अहस्तक्षेप का सिद्धांत है, किंतु दूसरी तरफ यह भी देख सकते हैं कि दार्शनिक राजा जनता के प्रत्येक वर्ग के कार्यों में अपने आदेशों के माध्यम से सर्वाधिक हस्तक्षेप करते हैं। दार्शनिक राजा सैनिकों को निर्देशित करते हैं, दार्शनिक राजा उत्पादकों को निर्देशित करते हैं। इस प्रकार यह सर्वाधिक हस्तक्षेप का नहीं वरन सर्वाधिक हस्तक्षेप का सिद्धांत भी बन सकता है। इस प्रकार यह आपस में दो विरोधाभासी सिद्धांतों को लागू करने वाला है। इसकी एक और आलोचना है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अंतर्गत दार्शनिक राजाओं को पूरी शक्ति दे दी जाती है। उनके मुंह से निकले हुए शब्द ही कानून हैं, क्योंकि वे स्वयं विवेक का ही साक्षात रूप हैं। प्लेटो के इस राज्य में मानव के अधिकारों की कोई व्यवस्था नहीं है और दंड की भी कोई व्यवस्थित प्रणाली नहीं है। इस प्रकार से यह न्याय की संस्थागत स्थापना करने की बजाय उसे व्यक्ति के या दार्शनिक राजाओं के स्वयं के स्वेच्छा या स्वविवेक पर उसको छोड़ देता है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो विध्वंसक बात है, जैसा कि पॉपर ने कहा कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में वस्तुतः सर्वाधिकारवादी राज्य के अंकुर छिपे हुए हैं। यदि प्लेटो के न्याय सिद्धांत को राज्य पर वास्तव में आरोपित कर दिया जाए तो व्यवहार में एक सर्वाधिकारवादी, एक मनुष्य के गुणों को, मनुष्य की क्षमताओं को नष्ट करने वाले एक ऐसे राज्य के रूप में होगा जहाँ की प्रजातंत्र का गला घोंट दिया जाता है, जहाँ की मनुष्य की शक्तियों को राज्य के लिए सदा के लिए कुर्बान किया जा सकेगा। इस प्रकार यद्यपि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचकों ने बहुत आलोचना की, किंतु प्लेटो का न्याय सिद्धांत पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। वस्तुतः इसकी आलोचना इस आधार पर भले ही हो कि जब ये व्यवहार में लागू होगा तो इस प्रकार की बुराइयां आ सकती हैं,
किंतु वास्तविकता यह है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत को दार्शनिक श्रेष्ठता के आधार पर समझा जाना चाहिए, प्लेटो के मंतव्य के आधार पर समझा जाना चाहिए। वह राज्यों की बुराइयों को दूर करने का समाधान खोज रहा था और दार्शनिक आधार पर उसका ये कहना बिल्कुल सही है कि यदि आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति, इन दोनों शक्तियों का यदि पृथक्करण कर दिया जाए तो राज्यों को आसानी से बुराइयों से मुक्त किया जा सकता है। और प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में इसका बहुत ही अचूक इलाज प्रस्तुत किया है कि दार्शनिक राजाओं को आर्थिक शक्ति से वंचित कर दिया और बहुसंख्यक आर्थिक शक्ति संपन्न उत्पादकों के वर्ग को राजनीतिक सत्ता से वंचित कर दिया। इस प्रकार यह व्यवहार में न सही किंतु सिद्धांत में बहुत ही श्रेष्ठ सिद्धांत है। धन्यवाद।